Hey Balko, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel EduPassion. So here we were talking about this chapter number 11th, Biotechnology Principles and Processes from your NCERT book class 12th biology subject CBSE board second term syllabus. So we have completed almost all the topics from this chapter, introduction, principles, tools, और उसके बाद क्या वी हैव स्टार्टेड दी प्रोसेसेस ऑफ आरडीटी इन आवर प्रीवियस लेक्चर. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वी हैवंट कंप्लीटेड दैट टॉपिक इन आवर प्रीवियस लेक्चर, तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे. तो वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेसेस ऑफ आरडीटी. व्हाट इज आरडीटी हियर? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, राइट? सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक और प्रोसेसेस इन्वॉल्व 9 स्टेप्स. ठीक है, जो आपके हैं फर्स्ट स्टेप 7 स्टेप हम कल ही डिस्कस कर चुके हैं. बेसिकली 2 स्टेप्स के बारे में थोड़ी बात की है, जो आज हम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ने वाले हैं. तो हमारे जो कल वाले स्टेप्स हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं. फर्स्ट स्टेप वाज द आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए, विच इज हैविंग द डिजायर्ड जीन. Right, we need that DNA in a pure form. For that we need to isolate the DNA, right? And the second step, we need to cut the desired gene from that DNA. So for that we use a specific enzyme which is called restriction enzyme. The second step is what? The fragmentation of desired gene on a specific location with the help of enzyme called restriction enzyme. Third step is what? Separation of these fragments, right, with the help of a technique which is called as agarose gel electrophoresis, which works on 2 bases, charge or the size of the molecule, right? Separation is based on these 2 things, the size and the charge of the molecule. ठीक है, DNA is a negatively charged molecule because of the presence of phosphate group, and it moves towards the anode. Anode is a पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड. सो डीएनए इज नेगेटिव एंड इलेक्ट्रोड आपका एनोड क्या है? पॉजिटिव है. सो इट विल मूव टुवर्ड्स द एनोड. ठीक है, एंड द फोर्थ स्टेप इज व्हाट? दी वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस डिजायर्ड जीन. फॉर दैट वी यूज अनदर टेक्निक विच इज कॉल्ड एज PCR, polymerase chain reaction. So the fourth step was the amplification of desired gene by PCR technique. Okay, after that what we need to do? We need to just ligate this desired gene with the vector. So the fifth step is what? The ligation of desired gene with the vector. Okay, after ligating what will we do? We will transfer this recombinant DNA. Okay, recombinant हो गया ना, the vector ये भी DNA है and the desired gene, this is also a DNA और a genetic material. जब ये कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा? recombinant DNA. So transferring this recombinant DNA into the host cell, and after transferring we need to select the recombinant transformant. So the 7th step was the selection of recombinant transformant. ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना था बेटा? उसके बाद हमने करना था कल्चर. जब हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हाँ ये मेरा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, अब उस रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को मुझे क्या करना है? ग्रो कराना है. उनसे कहेंगे जाओ जियो अपनी ज़िंदगी, वंश अपना आगे बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो, बस बच्चे पैदा करो, ताकि उनके सारे बच्चे जो हैं, मेरा जो जीन मैंने इंट्रोड्यूस करा है उसका रेप्लिकेशन हो जाए. और उसके बाद में वो वही प्रोडक्ट बनाएंगे. जब वो एक्सप्रेस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? जो मुझे चाहिए. ठीक है, तो मैंने बेचारे का यूज़ कर लिया और उसको पता भी नहीं चला. कितने गलत बात है ना, हम इंसान बड़े चालाक होते हैं. तो प्रोसेसेस हमारे टोटली 9 स्टेप्स में होता है, जिसमें हम 7 स्टेप्स की कल बात कर चुके हैं, और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट वाज द 8th स्टेप, जो कि है हमारा कल्चरिंग ऑफ द होस्ट सेल. होस्ट सेल की बेटा कल्चरिंग करेंगे हम, और होस्ट सेल मेरा जो यहाँ पर है, मैं उसको हेट्रोलोगस होस्ट कह सकती हूँ, हेट्रोलोगस होस्ट कह सकती हूँ. क्यों कह रही हूँ मैं हेट्रोलोगस होस्ट? बिकॉज इट इज हैविंग अ फॉरेन जीन है इसके पास, कॉज इट हैज फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए है इसके पास. क्या है इसके पास बेटा? फॉरेन डीएनए. ठीक है, तो होस्ट सेल मेरा क्या हो जाएगा?
रिकॉम्बिनेंट जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो मेरा क्या है, हेट्रोलोगस होस्ट है, उसको मुझे कल्चर करना है। कल्चर का मतलब क्या है बेटा, इसको मुझे उगाना है। उगाने का मतलब ये नहीं उसका साइज़ बड़ा करना है, उसके बच्चे, उसको बोलेंगे बेटा बच्चे पैदा करो, है ना, अपने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज हमको बनाने हैं और इसी को हम बोल रहे हैं कल्चरिंग। तो समझ रहे हो। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग खुद कर रहे हैं ये कल्चरिंग। उससे पहले एक बात और करते हैं हम, जो हमारा आरडीटी का एम होता है बेटा, एम ऑफ आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के 2 एम हैं। एक तो जीन क्लोनिंग, एक तो क्या होती है बेटा, जीन क्लोनिंग, राइट, और दूसरे होता है हमारा बेटा जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेस किस फॉर्म में करते हैं, प्रोटीन। मतलब कि इसमें हमने क्या बनाने हैं, प्रोटीन। हमें इसमें क्या करना है बेटा, प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है, प्रोटीन प्रोडक्शन। और इसमें क्या करना है बेटा, जीन का रेप्लिकेशन। हमको बस खाली जीन को रेप्लिकेट कराना है, ठीक है। तो प्लाज्मिड जो है रेप्लिकेट करेगा तो उसे क्या होगा, आपका जीन्स का नंबर बढ़ जाएगा, या प्लाज्मिड बढ़ेगा तो जीन बढ़ जाएगा। तो जीन रेप्लिकेशन है। तो आपका जो मेन एम होता है इसका आरडीटी का बेटा, मेनली एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। मोस्टली ऑलमोस्ट आपके सारे आरडीटीज का मेन एम क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन। हम जीन एक्सप्रेस करवाने के लिए ही कर रहे हैं ये काम। तो जब हम कल्चरिंग करेंगे तो कल्चर में क्या होगा, जो एक बैक्टीरिया है जिसके पास ये जीन है, वो अपने जो आगे की संतान है उसको भी वो जीन क्या करेगा, आपके इनहेरिट करेगा। और जब ये आपका क्या करेगा, एक्सप्रेस होगा, तो वो प्रोटीन बनाएगा, और वही प्रोटीन हमें चाहिए, दैट्स ऑल। उसके बच्चे भी वही प्रोटीन बनाएंगे, फिर उनके बच्चे भी वही प्रोटीन बनाएंगे, तो मेरे पास बहुत सारा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो मैं इसीलिए ये सारे झंझट करे हैं मैंने, समझ रहे हो। तो ये जो प्रोटीन होगा मेरा बेटा, जो मेरा ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से मेरा प्रोटीन बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो मेरा प्रोटीन बनेगा उसको मैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोल सकती हूँ, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। और ये मेरा बन किससे रहा है, बाय अ हेट्रोलोगस, हेट्रोलोगस होस्ट। जितने भी एनसीईआरटी में टर्म है वो सब क्लियर होने चाहिए, सब क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से मेरा जो एक्सप्रेस हो रहा है रिकॉम्बिनेंट या प्रोड्यूस हो रहा है प्रोटीन, डीएनए से आपका क्या बनता है, आरएनए। ये बीच में आरएनए भी आएगा, ऐसा नहीं है कि बिना आरएनए के बन जाएगा, है ना। तो आरएनए भी बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से रिकॉम्बिनेंट आरएनए, उसके बाद आपके पास रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन आ जाएगा। और हेट्रोलोगस का मतलब आप समझ गए हैं, जिसका खुद का जीन नहीं है उसके पास किसी और का डीएनए आ गया है, जीन आ गया, और वो उसको एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ मेन समझ में, एम समझ में आया आरडीटी का। अब बेटा देखते हैं कल्चरिंग जो होती है, ठीक है, वो आपकी कैसे होती है। देखो 2 तरह से कल्चरिंग होती है। किसकी, बैक्टीरियल कल्चर की बात करेंगे हम यहाँ पर मेनली। तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल कल्चर की बात करेंगे, जो कि बेटा 2 तरह से होती है। 2 टाइप की कल्चरिंग है बैक्टीरियल कल्चरिंग। फर्स्ट इज बैच कल्चर, बैच कल्चरिंग, और एक होती है बेटा कॉन्टिन्यूअस कल्चरिंग। बैच कल्चरिंग एंड कॉन्टिन्यूस कल्चरिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टाइप्स ऑफ कल्चरिंग। बैक्टीरिया को ही कल्चर करते हैं, ठीक है। वेसल्स होती हैं, सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपने बैक्टीरिया डाल दिया, उसका खाना पीना डाल दिया, जिसको मीडियम बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, कल्चर ब्रॉथ हो गया, उस पर बैक्टीरिया खाएगा और ग्रो करेगा, ठीक है। वो कंडीशंस हम दे देंगे उसको। फ़र्क इन दोनों में क्या है, ये बैचेस हैं। बैचेस मतलब मैंने कोई वेसल लिया, ठीक है, और इसमें मैंने सब कुछ एक बार में डाल दिया, सब कुछ, ठीक है। मेरा कल्चर ब्रॉथ, मीडियम, मेरा कल्चर ब्रॉथ है ये पूरा, ठीक है। इसमें मैंने क्या क्या डाल दिया है, बैक्टीरिया भी डाल दिया और सारी कंडीशंस प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। अब वो ग्रो करेगा, बस एक बार में मामला ख़त्म, ठीक है। बार बार मैं खाने को नहीं दूंगी, जितना मुझे देना है मैं एक बार में दे दूंगी। अब वो खाएंगे, उसके बाद जब खाना ख़त्म हो जाएगा,
मीडियम जब यूज्ड हो जाएगा पूरा, तो मेरे बैक्टीरियाज क्या होने लगेंगे, मरने लगेंगे बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ फूड, है ना। तो जब मैं मरने नहीं दूंगी, मतलब मैं खुद मारेंगे ना, हम लोग इंसान खुद मारेंगे उसको, उसका प्रोडक्ट चाहिए ना। तो आप क्या करेंगे, एक बार में जब आप क्या करते हैं, पूरा मीडियम प्रोवाइड करते हैं और उसका जो प्रोडक्ट है फिर एक बार में पूरा ब्रॉथ को निकाल के आप प्रोडक्ट उसमें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस होती है बैच कल्चर, बैचेस चलते हैं आपके। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में क्या होता हैगा आपका, यहाँ से फ्रेश मीडियम डालते रहेंगे और यहाँ से आपके एक साइड से आपका जो यूज्ड मीडियम है उसको निकालते रहेंगे। कॉन्टीन्यूसली चल रहा है, मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं और उनको कॉन्टीन्यूसली खाना, फ्रेश खाना मिलते जा रहा है और जो यूज़ हो जा रहा है उन चीज़ों को बाहर निकालते जा रहे हैं हम, फ्रेश मीडिया को इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं और यूज मीडिया को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या करते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कॉन्टीन्यूस कल्चरिंग कहते हैं, इस तरीके की कल्चरिंग को कॉन्टीन्यूस कल्चरिंग कहते हैं, जो कि नॉर्मली की जाती है। अब देखो इसको एक और तरीके से समझते हैं जिससे कि आपके और टर्म्स क्लियर होंगे जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। हम ग्राफ देखते हैं। ठीक है, ग्राफ क्या कहता है हमारा, ग्रोथ रेट, ठीक है, ये हमारा ग्रोथ रेट बताता है, ये एक्सेस हमारी बताती है टाइम को। ठीक है, तो मेरा जो बैच कल्चर का ग्रोथ होगा, ठीक है, पहले मेरे पास है 10 बैक्टीरिया, तो बेटा आराम आराम से खाएंगे, क्या करेंगे, आराम आराम से खाएंगे उसको, है ना, तो टाइम भी ज़्यादा लेंगे और ग्रो करते रहेंगे। फिर एक टाइम पे मेरे पास 100 हो जाएंगे, तो 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, तो ये थोड़ा स्लो चलेगा। तो स्टार्टिंग वाला आपका जो ग्राफ होता है हमेशा ऐसे रहता है ना। ठीक है, इसको बोलते हैं आप लैग फेस, लैग फेस। ठीक है, उसके बाद अचानक से आपका क्या आएगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, क्योंकि 100 से सीधे 200, 200 से सीधे 400, तो बढ़ेगा ना रेट, और उसके बाद खाना खत्म, ग्रोथ ही रुक जाएगी फिर, समझ रहे हो। तो ये जो है आपका सिग्मोइड कर्व बनता है बैच कल्चरिंग में, इसको बोलते हैं आप लॉग फेस और एक्सपोनेंशियल फेस। और इसको बोलते हैं बेटा आप प्लेटियो फेस। ठीक है, ये आपका बैच कल्चरिंग का सीन है। अब देखते हैं इस कॉन्टिन्यूस कल्चरिंग में, ये क्या है, आपका ग्रोथ रेट है। ठीक है, ये आपका टाइम। अब देखो वही सेम सीन होगा, स्टार्टिंग में तो आपका लैग फेस आएगा। ठीक है, लैग फेस आएगा, उसके बाद ग्रोथ बेटा बढ़ती रहेगी। टाइम मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा, पर बहुत कम टाइम में आपके क्या होगा, ग्रोथ रेट एकदम बढ़ेगा। क्यों हो रहा है ये, प्लेटियो फेस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस कल्चरिंग में हम कॉन्टिन्यूसली उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड देते जा रहे हैं, मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रेश मीडियम, उसको खत्म ही नहीं होने दे रहे उसका खाना, खा बेटा खा, बहुत खा, खूब खा और खा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फेस है बेटा, लैग फेस है। और उसके बाद यहाँ से ये पूरा आपका क्या है, लॉग और एक्सपोनेंशियल फेस, एक्सपोनेंशियल फेस है। अब एनसीईआरटी में आपका होगा ये मोस्ट एक्टिव है, फिजियोलॉजिकली एक्टिव फेस है। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, मोस्ट एक्टिव, इसको हम मेंटेन रखते हैं। कैसे मेंटेन रखा जा रहा है बैच कल्चरिंग में, मेंटेन्ड बाय प्रोवाइडिंग फ्रेश कल्चर, प्रोवाइडिंग फ्रेश मीडियम at a particular time period। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हम फ्रेश कल्चर दे जा रहे हैं और दूसरी साइड से आपका यूज्ड कल्चर को आप निकालते भी रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भर जाएगा और बस भरते ही जा रहा है ना, ऐसा भी नहीं है, आप निकाल भी रहे हैं यूज्ड कल्चर को। तो ये चीज़ समझ में आई। ये दे रखा है आपका कि आपका मेंटेन रखने के लिए हम बैचेस का क्या कॉन्टीन्यूस इनलेट आउटलेट का इंतज़ाम करते हैं, इनलेट करते रहते हैं हम, फ्रेश मीडियम को आउटलेट करते रहते हैं हम किसकी, जो यूज मीडियम है उसको, ताकि आपका ये जो फेज़ है, ग्रोथ फेज़ है, ये मेंटेन्ड रह सके। इसको आप ग्रोथ फेज़ कह सकते हैं। तो ये ग्रोथ फेज़ हो रहा है ना आपका, लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज़। ठीक है, इसको मेंटेन रखने के लिए क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस कल्चर का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई।
ठीक है, एनसीईआरटी में ये टर्म दे रखा है ना, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फेज को मेंटेन रखा है, मोस्ट एक्टिव है, क्यों एक्टिव है ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं बेटा किसकी बात करेंगे अब हम, कि ये जो कल्चरिंग हो रही है, ये तो मेथड्स थे कल्चरिंग के, पर ये जिस चीज़ में हो रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके डायग्राम जो मेंशन्ड हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट हैं आपके। इसको तो हमको उन वेसल्स के बारे में पढ़ना है जिनको आप बोलते हैं बेटा बायो रिएक्टर्स, आप उनको बोलते हो बायो रिएक्टर्स। बायो रिएक्टर्स क्या है, ये हैं आपके लार्ज वॉल्यूम वेसल्स, जो कि हो सकते हैं आपके 100 to 1000 लीटर्स, 1000 लीटर से बड़े बड़े भी होते हैं, तो 100 से 1000 लीटर के आपके सिलेंडर्स हैं, ये बेसिकली वेसल्स हैं, जिनके अंदर हम सारी कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, प्रोवाइडेड ऑल दी ऑप्टिमल कंडीशंस to promote growth, जो प्रोमोट करेगी ग्रोथ को, वो सारी कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन सी कंडीशंस है ग्रोथ के लिए बेटा, टेम्परेचर देख रहे हैं हम, पीएच का ख्याल रख रहे हैं हम, सबस्ट्रेट हम दे रहे हैं, खा पी सके, है ना, हम सॉल्ट्स का ख्याल रख रहे हैं, आप वाइटामिन्स का देख रहे हैं, वाइटामिन्स, ठीक है, और हम ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों का, एयर का, ऑक्सीजन का, एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों का हम क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं इन सब चीज़ों को अपने बायोरिएक्टर्स में, जिससे कि आपका जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कर सके, ठीक है। बायोरिएक्टर्स ऐसे ही नहीं सिर्फ सिलेंडर रख दिया और उसमें डाल दिया, खुद से होगा, उसमें बहुत सारी प्रिपरेशंस होती हैं। तो ये प्रिपरेशंस के बेसिस पे ना 2 टाइप्स के बायोरिएक्टर्स दे रखे हैं जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड हैं। डायग्राम भूलना मत, बहुत ईजी सा है और यही याद हो जाएगा अगर आप ठीक से देखेंगे। तो बायोरिएक्टर्स हमारे 2 दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, जो एक है आपका सिंपल स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर। टैंक बायोरिएक्टर के नाम से ही है ना, 1 मिनट रुको, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा है बेटा, दूसरा है स्पार्ज्ड स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर, ये 2 तरीके के बायोरिएक्टर्स हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में हैं। देखो डायग्राम्स भी होंगे वहाँ पर आपके, वो आपको लर्न करने हैं। अब इनमें है क्या, वेसल्स हैं, सिलेंडर बना लो पहले, ठीक है, सिलेंडर होता है दोनों में, कुछ नहीं, दोनों में सिलेंडर है, ठीक है, इसमें भी सिलेंडर है। इसमें क्या है कि आपकी जो इसकी बेस है वो क्या होता है बेटा, कर्व्ड होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो बेस है वो क्या होता है बेटा, फ्लैट, ठीक है। ये क्यों है ऐसा, ताकि जो कर्व्ड सरफेसेस होते हैं उसमें स्टायरिंग ईजी होती है, ऊपर से मैं ऐसे चलाऊंगी तो बहुत अच्छे से स्टायरिंग होगी, ठीक है। अब क्योंकि मुझे स्टायरिंग के लिए ऐसे मैंने किया है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लें, ठीक है। ये मेरे क्या हो गए, कर्व्ड सरफेस, यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है बेटा, कर्व्ड सरफेस है इसकी, और इसकी क्या है, फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस किसकी, स्पार्ज्ड स्टायर्ड टैंक किसकी, बायोरिएक्टर की, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इनलेट करेंगे हम किसका कर रहे हैं, अपनी स्टेराइल एयर का, ठीक है, स्टेराइल एयर हम पास करेंगे, अंदर रिलीज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करने वाले हैं,
स्टेराइल एयर पास करेंगे, ठीक है। अब इसमें दोनों में क्या फ़र्क है, जो ये एयर है बेटा, यहाँ से जो एयर निकल रही है उसे मुझे इसमें मिक्स कर रहा है, ठीक है। ये मेरा मीडियम है सपोज, ऊपर मुझे इसमें मिक्स करना है। अब मिक्सिंग मैं कैसे करूँ, मैं यहाँ पर जो यूज़ करने वाली हूँ वो ब्लेड्स का आपका क्या है, एक मिनट रुको, यहाँ पे क्या है बेटा, हम यूज़ करने वाले हैं ब्लेड्स का लगा हुआ इम्पेलर यूज़ करेंगे हम। कैसा होता है वो देखते हैं। यहाँ से आपके इस तरह से रॉड होगी, ठीक है, उसमें लगे होंगे आपके ब्लेड्स। ये क्या है, इम्पेलर है जिसमें आपके फ्लैट ब्लेड्स लगे हैं। दूसरे कलर से बनाते हैं। समझ में आ रहा है। ये क्या करेंगे, इस तरह के आपके ब्लेड्स हैं ये, और एक और बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और बना लो। आपके एनसीईआरटी बुक में 3 है तो 3 बना लो। तो ये क्या है आपका, ये क्या है बेटा आपका, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा बेटा, ये रोटेट करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मिक्सिंग होगी, ये एयर की मिक्सिंग पूरे कल्चरल ब्रॉथ में मिक्सिंग हो जाएगी आपकी कल्चरल ब्रॉथ। इसमें मिक्सिंग हम एयर को मिक्स कर देंगे, क्योंकि हर एक आपके बैक्टीरिया को एयर चाहिए ना भैया। वो आप क्या करेगा, वो कैसे उसको एयर मिलेगी, यहाँ पर रिलीज हो रही है तो यहीं तक ना रह जाए। तो उसकी मिक्सिंग के लिए, स्टायरिंग के लिए, तो ये क्या हो रही है, स्टायरिंग के लिए यूज़ हो रही है बेटा। स्टायरिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर। अब अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो फोम क्रिएट होगा। तो यहाँ पे आपके फोम से बचने के लिए भी आपके क्या होता है, फोम ब्रेकर, ठीक है। ऐसे ब्लेड्स लगे होंगे जो कि फोम को आपके क्या करेगा, ब्रेक, फोम ब्रेकर, ठीक है, वो भी है हमारे पास। और क्या चाहिए हमें, देखो ये चीज़ हो गई आपके, समझ में आ गई। फ्लैट आपका जो सरफेस है वो कर्व्ड होता है। स्टायरिंग के लिए हमारे पास फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर है। स्टायरिंग के लिए फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर यूज़ कर रहे हैं हम, किसमें, सिंपल स्टायर टैंक बायोरिएक्टर्स में। उसके बाद टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर रेगुलेटिंग आपका क्या होगा, पोर्ट होगा, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होगा यहाँ पर, ठीक है। इसको लाइन से लिख दूँ या बाद में लिखूँगी, चलो इसको ऐसे बता देते हैं, बाद में लाइन से लिख देंगे। यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें होंगी आपके, स्टाइल एयर होगी स्टाइलेशन के लिए। यहाँ पर स्टाइलेशन के लिए स्टीम प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपके एनसीईआरटी बुक में स्टीम के लिए है, स्टीम प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपके स्टाइलेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पीएच को मेंटेन करने के लिए एसिड बेस इनलेट है, ठीक है, फॉर पीएच रेगुलेशन। ऐसी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का सिस्टम होगा, ठीक है। और साथ साथ में आपका क्या होगा, सबस्ट्रेट पोर्ट होगा। पोर्ट क्या, जहाँ से आप सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे फ्रेश मीडियम को और निकालेंगे आप, ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूस कल्चरिंग कर रहे हैं तो वो पोर्ट होगा आपका। तो ये जो सिंपल स्टायर टैंक है, ये मतलब समझ में आ गया आपका। ये याद रखना है आपको, डायग्राम ऐसे याद रखना है। उसके बाद यहाँ चलते हैं आप किसमें, स्पार्ज्ड स्टायर टैंक में। इसमें स्टायरिंग कैसे होगी बेटा, ये जुड़ा होता है स्पार्ज्ड से। तो ये क्या करते हैं, आपके एयर को बबल्स की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये मीडियम में आपके बबल्स आने लगेंगे, ठीक है। क्या आने लगे बेटा, बबल्स आने लगे। अब बबल्स निकलेंगे तो सरफेस भी इसका कैसे होगा, ऐसे करके
ये डायग्राम है, देखो नीचे से अगर मैं बबलिंग करूँ, जैसे अगर हीट करते हैं हम पानी को तो ऊपर के सरफेस आपको ऐसे प्लेन दिख रहा होता है वाटर का, पानी ऐसे आपका स्टेबल नहीं रहता ना, ऐसे उबल रहा होता है बिल्कुल, वैसे ही आपके यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, स्पार्जिंग कर रहे हैं एयर की, स्टाइल एयर आपका स्पार्ज्ड हो रहा है, ये क्या है आपका स्पार्ज है ये आपको ये अपीयरेंस दे रहा है कि उबल रहा है, जबकि ये मिक्सिंग कर रहा है, ये एयर की मिक्सिंग कर रहा है। अब ये जो आपके ड्रॉपलेट्स हैं बेटा, ये ड्रॉपलेट्स कह रही हूँ मैं, बबल्स हैं, ये क्या है बेटा आपका बबल, ठीक है। और ये आपका ये दोनों चीज़ें क्या कर रही हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए सरफेस को इंक्रीज करते रहे, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ये दोनों का डायग्राम भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में आपके, तो ये दोनों को ऐसे ही याद रखना है आपको। दो तरीके के आपके बायोरिएक्टर्स होते हैं, आपके सिंपल स्टार्ड टैंक बायोरिएक्टर, स्टार्ड टैंक रिएक्टर। इस दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका जो बेस होता है बेटा वो होता है कर्व्ड, उसका बेस होता है आपका क्या होता है आपका फ्लैट होता है। यहाँ पर जो स्टाइल एयर है वो थ्रू स्पार्ज आपके अंदर इंट्रोड्यूस की जा रही है, और स्पार्जिंग की वजह से ही आपकी क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। ये बबल्स जो हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र हो पा रहा है। यहाँ पर आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑक्सीजन का पूरे मीडियम में हम कैसे आपको मिला रहे हैं, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर का, जो कि घूमकर आपके पूरे में आपके मिक्स कर देगा, ठीक है। दोनों में ही आपके क्या होंगे, सबस्ट्रेट पोर्ट होंगे। पोर्ट्स क्या होते हैं, जहाँ से सबस्ट्रेट ऐड करेंगे निकालेंगे, वो चीज़ के लिए आपके टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम होगा, पीएच रेगुलेटिंग सिस्टम होगा, आपके स्टाइल कंडीशंस के लिए आपके क्या होगा, आपके सिस्टम होगा। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके आपका बायोरिएक्टर तैयार होता है, ऐसे ही नहीं कि डिब्बा रख दिया और उसमें आपने कल्चरिंग कर ली। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो कल्चरिंग ऑफ होस्ट कैसे की जाती है। इसका मेन एम होता है एक्सप्रेशन आपका आरडीटी का, ठीक है। उसमें कल्चरिंग हमने पढ़ा इससे पहले, कल्चरिंग कितने 2 टाइप्स की होती है, बैच कल्चरिंग और कंटिन्यूस कल्चरिंग। उसके बाद 2 रिएक्टर्स की बात करिए बायोरिएक्टर्स की, जहाँ पर ये होता है वेसल्स जो हैं आपका, एक है सिंपल स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर, दूसरा है स्पार्ज्ड स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर। इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अभी हमारा एक और रह गया है टॉपिक इसमें, जो कि होता है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। उसमें क्या आएगा बेटा कि ये जो फेज़ है मेरा पूरा, ये क्या है मेरा, बेसिकली बायोसिंथेटिक फेज़ है। ये कौन सा फेज़ है बेटा, बायोसिंथेटिक फेज़। बायोसिंथेसिस करवा रही हूँ मैं, बैक्टीरिया को ग्रो करा रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, मैंने क्यों ग्रो कराया है, क्योंकि एक्सप्रेशन कराना है। वो जो प्रोटीन बना रहे हैं, अब मैं उसको क्या करूँगी, सेपरेट करूँगी। उसका सेपरेशन, उसका फिल्ट्रेशन, प्यूरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में। इसको रब करते हैं और फिर देखते हैं बेटा उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, और उसके बाद आपका लेक्चर के साथ में चैप्टर भी एंड। सो लेट मी रब दिस फर्स्ट। Now let's see the last processes or last step of this processes of RDT, जो कि है आपका 9th डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में बेटा क्या आता है आपका, जब हम बायोसिंथेसिस कर लेते हैं तब हमने क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट को हम ऐसे ही निकाल के हम ऐसे ही तो नहीं बेच सकते ना, ऐसे ही हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स होता है, हम क्या करेंगे बेटा, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट का हम करेंगे सेपरेशन, ठीक है। डिज़ायर्ड प्रोडक्ट का हम करेंगे सेपरेशन के करने के बाद हम करेंगे उसका प्यूरिफिकेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। इसी प्रोडक्ट का हम आफ्टर सेपरेशन हम करेंगे प्यूरिफिकेशन, और आफ्टर प्यूरिफिकेशन विल डू द formulation of this purified product with suitable preservative
प्रिजर्वेटिव के साथ में हम उसको क्या करेंगे फॉर्मुलेट करेंगे ताकि वो प्रिजर्व कर सकें हम, है ना, ऐसे एक तो नहीं यूज़ कर सकते। और इन सब के बाद बेटा क्या होता है, अगर ड्रग है, अगर मेरा जो डिज़ायर प्रोडक्ट ड्रग है उसको क्लिनिकल ट्रायल्स में जाना पड़ेगा। क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं क्या है बेटा कि एनिमल पे ट्राई करेंगे या फिर उसके बाद में आपके ह्यूमंस पॉपुलेशन पे भी ट्राई किया जाता है कि हाँ हमारी मेडिसिन इफेक्टफुल है या नहीं है, कुछ नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। उसके लिए आपके सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, तब मार्केट में जाकर आपके ड्रग्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई आपकी कलेक्टिवली डाउन स्ट्रीमिंग हो गई, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस होगी। इसके साथ में बेटा स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है, ठीक है, किसके साथ में, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के साथ में। और आपके डाउन स्ट्रिक्ट क्वालिटी और आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड अलॉन्ग विद द स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, ये दोनों आपके वरी करती हैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। हमने तो जर्नल पढ़ लिया कि हमको दोनों चीज़ें चाहिए, पर ये दोनों ही क्या करती हैं, वरी करती हैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जो इनका प्रोसीजर है बेटा वो क्या होता है, वरी करता है। वैसे भी हमने यहाँ पे जर्नल ही पढ़ा है, पूरे ये जो प्रोसेसेस हैं वो इन जर्नल पढ़ी हैं, टूल्स में हमने काफ़ी कुछ पढ़ भी लिया था डिस्क्रिप्शन में। तो आपका ये पूरा है आपका 9th डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। हमने बायोसिंथेसिस करा ली, बैक्टीरिया को बना लिया, वो हमारा प्रोटीन बना रहा है साथ में। अब हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, उस प्रोडक्ट को जो प्रोटीन बनाया है हमारे बैक्टीरिया ने, उसको हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे, कहाँ से, आपके मीडियम से, जो कल्चर है उसमें से सेपरेट करने के बाद प्यूरिफाई करेंगे, प्यूरिफाई करने के बाद उसको प्रिजर्वेटिव के साथ में क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे ताकि प्रिजर्व कर सकें। अगर हमारा ड्रग हमने बनाया है तो उसको हमें क्लिनिकल ट्रायल्स में भेजना होगा बिफोर सेंड इन टू द मार्केट। डायरेक्टली मार्केट में कभी नहीं जाता बिकने के लिए आपका ड्रग, उससे पहले क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। ये जो होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के साथ साथ में क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग भी होती है, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की जाती है, एवं नहीं होती। ये प्रोसेस थोड़ा ध्यान में रख के किया जाता है, ठीक है, ऐसे ही नहीं कोई भी मार्केट में हम बेच सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ों को मिलाकर जो आपके एक प्रोसेस बन रही है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जो है वरी करती है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक जनरल प्रोसीजर चला जा रहा है कि आप इसी को यूज़ करके आप क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट इसका भी कर सकते हैं, इसका भी प्रोडक्ट कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, नहीं, सबके लिए डिफरेंसेस हैं, थोड़े थोड़े से वरी करता है। इसलिए हम इन जनरल में पढ़ते हैं टॉपिक के नेम, और जब आपको कभी करना पड़ा तो आप प्रोसीजर डायरेक्टली वहाँ पर बढ़ेंगे और करेंगे, ठीक है। यहाँ कंप्लीट होता है आपका चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल। छोटा सा चैप्टर है और उसमें क्योंकि यहाँ हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, वहाँ पर बस खाली ये दिमाग लगाना है, ये सारी चीज़ें वहाँ यूज़ करके हमें बनानी है, क्या चीज़ें बना रहे हैं हम, और वो जो कि हमारे बेनिफिशियल हैं या ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं वो चीज़ें, ठीक है, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तब तक ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा और पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।